अब इसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म इन्वेंट्री। देखो बेटा, इन्वेंट्री भी ना स्टॉक इन ट्रेड ही है, मतलब स्टॉक ही है वो, लेकिन बस ये है कि इन्वेंट्री में जो चीज़ें हैं वो स्टॉक से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें कच्चे फॉर्म में हैं, जैसे सपोज मेरे पास अभी शुगर केन का स्टॉक है, तो वो मेरा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि मैंने रॉ मटेरियल से जो भी काम शुरू कर लिया, ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है अभी, अभी वो सिर्फ चल रहा है, यानी कि मैंने शुगर केन से केन जूस बनाया है, तो उसका जो स्टॉक मेरे पास है वो है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद क्या होगा कि अब उस शुगर केन जूस से शुगर बनेगी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो भी मेरे पास स्टॉक शुगर का आया बन के, वो मेरा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। और इसके बाद जो इसमें लास्ट आता है वो आता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि कुछ शुगर ऐसी भी होगी जो मैं बाहर से परचेज करके हम लोग सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री भी एक तरीके से स्टॉक ही है, बस ये थोड़ा प्रोसेस में आता है कि जैसे जो भी आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है पहले, ठीक है, वो इन्वेंट्री है ऑफ रॉ मटेरियल है, फिर आपने उसको प्रोसेस में लगा दिया, वो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसका अभी जो बनना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल से जो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा, वो होगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बाद है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि कुछ आप अपना बना बनाया प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हो और फिर आप उसको रीसेल कर रहे हो, तो वो होता है हमारा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब इसमें हमारी नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। देखो बेटा, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। देखो इसमें सबसे पहले हम ट्रेड रिसीवेबल समझ लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं कि जिनको हमने कोई भी सामान बेचा है या हमने कोई भी सर्विस दी है और उन्होंने वो चीज़ हमसे क्रेडिट पे ली है, यानी कि उधार पे ली है, अभी पैसा दिया नहीं है उन्होंने, ठीक है, तो उनको पैसा देना है, तो वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी जिनको भी हमने सर्विस या गुड्स दिए हैं उनसे हमें पैसा रिसीव करना है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के ही दो पार्ट होते हैं। किस तरीके के होते हैं वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनको हमने उधार पे सामान दिया होता है, उनमें से एक होते हैं डेटर्स। देखो डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने कोई भी सर्विस दी हो या कोई भी गुड्स बेची हो और उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है, वो पैसा उनको देना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं होती है, ये लोग कब पैसा देंगे कुछ नहीं पता, आज देंगे कल देंगे कुछ नहीं पता। तो ट्रेड रिसीवेबल में पहला पार्ट है डेटर्स का कि इनको हमें पेमेंट वापस करनी है, इन्होंने हमसे सर्विसेज क्रेडिट में ली हुई हैं। दूसरा इसमें होता है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनको हमने गुड्स बेचे हैं लेकिन उन्होंने हमें रिटर्न में दिया हुआ है कि हम इतने टाइम के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, तो डेटर्स को पैसा हमें देना है लेकिन उन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया है कि वो कब वापस करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल में जो लोग हमसे गुड्स खरीदते हैं वो हमसे क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, अब जो उनको पैसा हमको देना है वो उन्होंने एक रिटर्न में लिख के दिया है कि हम इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स और ट्रेड पेबल्स। देखो ये सेम बिल्कुल डेटर्स की तरह ही है, बस इसका अपोजिट वर्जन है। देखो ट्रेड पेबल्स का मतलब वो है कि जिनसे हमने सामान परचेज किया था उधार पे, अब हमको उन्हें पेमेंट करना है, ठीक है, लेकिन हमने अभी पेमेंट किया नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के भी दो पार्ट हैं, एक है क्रेडिटर और है बिल्स पेबल। यानी क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है, यानी हमने उनसे गुड्स परचेज कर लिए हैं, उधार पे करे हैं, अब हमें उन्हें पैसा देना है लेकिन हमने कुछ रिटर्न में लिख के नहीं दिया कि हम कब देंगे, हम आज देंगे कल देंगे, कब उनका पैसा वापस करेंगे, हमने कुछ रिटर्न में लिख के नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिनका पैसा हमको देना होता है। डेटर्स से पैसा लेना होता है, क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है। बिल्स पेबल्स वो होते हैं कि जिनको हमने लिखकर दिया हुआ है कि भाई हमने आपसे गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, लेकिन हम 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे, ये हमने उनको रिटर्न में लिख के दिया हुआ है, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल्स। देखो हमारी नेक्स्ट टर्म है वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक प्रूफ है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, और वाउचर के बेसिस पे ही हम सारी जनरल एंट्रीज करते हैं, किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब आता है इसमें नेक्स्ट हम डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट एक छूट होती है कि सपोज किसी ने आपके गुड्स खरीदे हैं और आपने उस पर थोड़ी सी उसकी अमाउंट को कम कर दिया, भाई वो आपको बोलेगा कि देखो भाई हम इतने का सामान खरीद रहे हैं तो आप इसमें हमें कुछ ना कुछ छूट तो दे दो, कुछ तो पैसे कम कर दो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट।
ठीक है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो सबको दिया जाता है, कोई भी कस्टमर आ जाए, चाहे वो कैश के लिए आ जाए, कैश पेमेंट कर रहा है या क्रेडिट पेमेंट कर रहा है या उधार पे लेके जा रहा है या कैश दे के जा रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो वो होता है कि एक हमने परसेंटेज फिक्स की ही हुई है कि हर तरीके के कस्टमर को हम ये छूट देंगे ही देंगे। मान लो 10% छूट हमें देनी ही देनी है अपने प्रोडक्ट पे, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट वो होता है कि जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से सामान परचेज करके लेके जा रहा है, अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है तो उस पे जो हम उसको छूट देंगे, मान लीजिए 10% की या 20% की, वो जो छूट हम देंगे उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी ये लोग पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट कैश में, तो उस पे जो हमने छूट दी है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है रिबेट। देखो बेटा रिबेट भी ना सेम डिस्काउंट ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि जो रिबेट हम देंगे वो हम अमाउंट में देते हैं और जो डिस्काउंट होता है वो हम परसेंटेज में देते हैं। बाकी ये रिबेट बिल्कुल सेम एज इट इज़ छोटी होती है, जैसे हम डिस्काउंट को कहते हैं ना कि 10% की छूट है, सेम वही है, बस ये अमाउंट में होगा और जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में होगा। उसके बाद है हमारा जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जितने भी हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे मान लीजिए एक्साइज या ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्स हमें अलग अलग देने होते थे। अब क्या हुआ है कि ये सारे टैक्स को मर्ज कर दिया है, मतलब आपस में मिला के एक सिंगल टैक्स बना दिया जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब हमें ये सारे टैक्स अलग अलग नहीं देने, अब हमें सिर्फ इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको बोलते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमें पे करना होता है कब, जब हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं तब हमें ये पे करना है जीएसटी। और जीएसटी कलेक्ट कब किया जाता है, जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे और अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप जीएसटी पे करोगे। तो जीएसटी क्या है, सारे टैक्सेस को अलग अलग पेमेंट ना करके एक टैक्स बना दिया जिसको बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बाद है एंट्री। देखो एंट्री क्या होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम बोलते हैं एंट्री। ठीक है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन सेल परचेज की जिसको आप कहीं ना कहीं तो लिखोगे ना, तो उसको जब हम अपनी बुक्स में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंट्री। फिर है हमारी नेक्स्ट टर्म बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स वो होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को अपना सामान बेचा है, अब उसको पैसे आपको देने हैं, वो डेटर है आपके लिए, आपको उससे पैसा लेना है, लेकिन वो आपका पैसा उसने नहीं दिया, या तो वो आपका पैसा लेके चला गया या फिर उसका दिवाला निकल गया, मतलब किसी भी फॉर्म में उसने आपको पेमेंट किया ही नहीं, तो वो आपके लिए क्या है, वो बैड डेट्स है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कोई पर्सन या एंटरप्राइज जो आपका पेमेंट करने की पोजीशन में अब है ही नहीं, यानी उसका दिवाला निकल चुका है, उसके पास पैसा है ही नहीं कि वो आपका पेमेंट कर पाए, मतलब इस कैपेसिटी में है ही नहीं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो पर्सन और एंटरप्राइज है जो आपका पैसा देने की पोजीशन में है और वो आपका पैसा दे देते हैं, उनको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। इसके बाद है नेक्स्ट टर्म टर्नओवर। टर्नओवर बेटा होती है हमारी टोटल सेल, यानी कि आपने कितनी सेल करी है एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो आपका टर्नओवर होता है कि भाई हमने इतने पीरियड में इतनी सेल करी है, तो ये हमारा टर्नओवर है। तो टर्नओवर क्या है, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में आप जितनी भी सेल कर रहे हो वो आपका टर्नओवर है। नेक्स्ट टर्म है इसमें लाइफ स्टॉक। देखो लाइफ स्टॉक क्या होता है, लाइफ स्टॉक होते हैं एनिमल्स। सपोज करो आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपके एनिमल्स का यूज़ हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने आपके कैटल यूज़ हो रहे हैं, हॉर्सेस यूज़ हो रहे हैं, या सपोज करो कैमल्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी बिजनेस जिसमें एनिमल्स का भी यूज़ हो रहा है, तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक।